नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। चुनावी माहौल है, मौसम ठंड का है, लेकिन यूपी में सियासी वार पलटवार के दाव ने चुनावी गर्मी के पारे को चढ़ा रखा है। आज भी यूपी में ऐसी ही सियासी गर्मी खूब देखने को मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने अलीगढ़ और बदायूं में अखिलेश जयंत की जोड़ी पर सवाल उठाए, तो श्री कृष्ण की भूमि मथुरा से योगी आदित्यनाथ ने सियासी तापमान बढ़ाया। तो इधर अखिलेश और जयंत ने शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जबरदस्त पलटवार किया। उधर मायावती भी पहली बार चुनावी रण में उतरी हैं। मायावती ने बीजेपी, एसपी और कांग्रेस को एक साथ घेरा, यानी पारा धीरे धीरे अब चढ़ रहा है। और इस पारे को योगी आदित्यनाथ के उस बयान ने और तेज कर दिया जो उन्होंने कैराना और मुजफ्फरनगर के बारे में दिया था। पहले उसी की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, कैराना और मुजफ्फरनगर में अचानक गर्मी बढ़ गई है और मई जून में भी वो शिमला बनाना जानते हैं। 10 मार्च को सारी गर्मी उतर जाएगी, यह योगी आदित्यनाथ ने कहा था। योगी के गर्मी उतारने वाले बयान पर, मई जून में शिमला बना देता हूं, इस वाले बयान पर शामली में अखिलेश ने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा, गर्मी खत्म तो जिंदगी खत्म हो जाती है, शरीर को गर्म खून ही जिंदा रखता है। इस बार यूपी का चुनाव भाजपा बनाम भाईचारा है। अखिलेश से पहले आपको याद होगा, जयंत चौधरी ने भी योगी के गर्मी वाले बयान पर पलटवार किया था। जयंत चौधरी ने जवाब दिया था, बाबा को शीतलहर में ठंड लग गई है और बीजेपी वालों की चर्बी ईवीएम पर बटन दबाकर उतार दो। नल का बटन इतना दबाओ कि चर्बी उतर जाए। पहले जरा सुन लीजिए ये बयानों का जो एक दूसरे पर वार पलटवार हुआ है, उसे सुनिए पहले। एक गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी, ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। तो गर्मी और चर्बी की बयानबाजी उधर चली रही थी। अखिलेश यादव को सीएम योगी ने आज फिर घेर लिया। सीएम योगी ने कहा, 2013 में लखनऊ का लड़का हत्या करवा रहा था, दंगाइयों को सम्मानित कर रहा था। जरा सुनिए क्या बोले योगी आदित्यनाथ। भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, ये सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। गृह मंत्री अमित शाह भी मिशन पश्चिम यूपी पर हैं। बदायूं और अलीगढ़ से एसपी आरएलडी गठबंधन पर उन्होंने कई सवाल उठाए। शाह ने अखिलेश को आड़े हाथों लेते हुए कहा, आज यूपी में दूरबीन से भी माफिया नहीं दिखता है। यूपी में पहले माफियाओं से पुलिस डरती थी, योगी सरकार में गुंडे और माफिया जेल की हवा खा रहे हैं। यूपी में हत्या डकैती के मामलों में कमी आई है। बीजेपी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया है, जबकि एसपी सरकार में हर जिले में एक बाहुबली होता था। आज यूपी में बाहुबली नहीं, बजरंगबली है। बीजेपी, कांग्रेस और एसपी के साथ अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी चुनावी अभियान में उतर चुकी हैं। आगरा से चुनावी अभियान की शुरुआत की
वर्चुअल रैली के दौरान कांग्रेस, बीजेपी, एसपी तीनों को निशाने पर लिया। कांग्रेस गलत नीतियों के चलते सत्ता से बाहर हुई, यह मायावती ने कहा। कांग्रेस ने कांशीराम के सम्मान में कुछ नहीं किया। एसपी ने दलितों के साथ सौतेला व्यवहार किया। बीजेपी जातिवाद की राजनीति कर रही है। सबको घेरा मायावती ने, जबकि उन्होंने कहा बीएसपी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। एसपी राज में मुजफ्फरनगर से पलायन हुआ। मायावती ने मुजफ्फरनगर का मुद्दा उठाया। मुजफ्फरनगर से एसपी के राज में पलायन हुआ। केंद्र की नीतियों से किसान परेशान है। कांग्रेस, एसपी, बीजेपी राज में जनता लगातार जूझती रही है। तो मुद्दों से भटकती इस राजनीतिक बयानबाजी से किसको फायदा होगा और किसका नुकसान, इसी मुद्दे पर आज राष्ट्र की बात में बहस होगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है हमारा पहला सवाल। यूपी की लड़ाई गर्मी चर्बी पर क्यों आई? और दूसरा, योगी आज क्यों बोले लखनऊ का लड़का हत्या करवा रहा था? राष्ट्र की बात में बीजेपी की तरफ से अनिला सिंह आ गई हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से आज जूही सिंह हैं, कांग्रेस की तरफ से पंकज श्रीवास्तव आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, बीएसपी की तरफ से प्रोफेसर सतीश प्रकाश बोलेंगे, और संगीत रागी मेरे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस के विचारक हैं, और आशुतोष हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आप सभी का स्वागत। अनिला जी, गर्मी चर्बी बाद में लखनऊ का लड़का हत्या करवा रहा था, इसको जरा थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगी? ये इस आरोप के पीछे क्या है? लखनऊ का लड़का हत्या करवा रहा था 2013 में। मेरी सबको राम राम। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस प्रकार से पूरा एक षड्यंत्र रचकर 2013 में हिंदुओं को और खास तौर से जाट कम्युनिटी को टारगेट किया गया और उसका प्रभारी बना दिया गया आजम खान साहब को कि भाई ठीक है, पश्चिम क्षेत्र है, आप और हिंदू मुस्लिम हो रहा है, खासतौर से अगर मैं जाट मुस्लिम भी कहूं तो बिल्कुल कमान आप संभाल के रखिए। तो क्या कहा जाए? मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री तो अखिलेश जी ही थे ना। अखिलेश जी के ही ऊपर अगर पूरे प्रदेश में कहीं कुछ भी होता है तो अखिलेश जी से ही तो प्रश्न पूछा जाएगा। नहीं, एक सेकंड, नहीं, देखिए नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि मुख्यमंत्री थे वो अलग बात है, पर ये कहना लखनऊ का लड़का हत्या करवा रहा था, ये थोड़ा सा इसको साबित करना पड़ेगा आपको। मतलब बहुत गंभीर आरोप है ये, लखनऊ का लड़का हत्या करवा रहा था 2013 में। देखिए, जिस प्रकार से जो कवाल में हुआ, 2 लड़कों की हत्या हुई, केवल उनका यही दोष था कि वो अपनी बहन की अस्मिता बचाने का प्रयास कर रहे थे, कोई भी भाई करेगा, और उसके बदले में उनकी इतनी बेरहमी से हत्या हो गई और उसको बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, साइडलाइन कर दिया गया और टारगेट की गई वन पर्टिकुलर कम्युनिटी। उसके जो 85 साल की जो व्रत थे वो भी नहीं छोड़े गए, उनको भी जेल में डाल दिया गया। आप बताइए, अगर मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं, उसके बाद भी अगर वो संज्ञान नहीं लेते हैं, आंख मूंदते बैठ जाते हैं, कानों में उंगली डाल लेते हैं, मुंह पे टेप लगा लेते हैं, तो क्या कहा जाएगा? आज कुछ भी होता है, मतलब राजनीतिक आरोप है ना। नहीं, देखिए, जब वो योगी जी कहते हैं ना लखनऊ का लड़का हत्या करवा रहा था, तो मुझे लगा वाकई इसके पीछे आप कोई नई साजिश, उसका खुलासा करने वाले होंगे, फिर एफआईआर कराई जानी चाहिए थी मुख्य अखिलेश के खिलाफ, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। मतलब राजनीतिक आरोप है ना कि मुख्यमंत्री थे, उनकी नाक के नीचे हत्याएं हो रही थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं थोड़ा ये स्पष्टीकरण चाह रहा था आपसे। बिल्कुल। ओके, चलिए। हाँ, जूही जी जवाब दीजिए। जूही जी पहले इसी पर बोल दीजिए, लखनऊ का लड़का हत्या करवा रहा था, इस पर बोल दीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। और लखनऊ का वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ महानालायक और अकर्मण्य मुख्यमंत्री हैं कि वो 5 साल तक इंतजार करते रहे। अगर उनके पास ऐसा कुछ प्रूफ था कि कोई हत्या करवा रहा था तो उसको बचा रहे थे। ये वही मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपनी कलम से सीबीआई को कहा कि मेरे खिलाफ चार्जशीट मत दायर करो। ये वही मुख्यमंत्री हैं। वो जेल जाने के बाद संसद में रोए थे। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनके ट्विटर हैंडल से रोज निहायत सस्ती और निहायत ही अलोकता का होता है। कही जा रही है कि कोई हत्या करवा रहा था तो कोई दंगा करवा रहा था। अगर हम ये कहें तो अनिला जी का मुंह नहीं रह जाएगा यहाँ बात करने का। और किसके खिलाफ जो मुकदमे तो वापस के लिए मुख्यमंत्री नहीं है, बता देंगे। तो जन सरोकार के मुद्दे हैं, माना कि गन्ना किसानों को दाम नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई चरम पर है, गैस सिलेंडर हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार अपरंपार उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। चाहे आप जल शक्ति मंत्रालय ले लीजिए, चाहे आप शौचालय बनाने ले लीजिए, और कहा गया 70 लाख रोजगार जिसके बारे में मुख्यमंत्री बात करते थे, कहा गया इनका एक भी संकल्प तो इन्होंने पूरा किया। कहा गए वो 6 IT पार्क, कहा गए वो हर 3 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाने की एक बात की,
स्किल डेवलपमेंट की जो एक आयोग शायद बनाया जी एक सेकंड, जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, एक सेकंड, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, उसे मैं ठीक करवा रहा हूं, अपने कंट्रोल रूम से कह रहा हूं आपकी आवाज को ठीक करें। लौट रहा हूं उसके बाद आपके पास। अनिला सिंह, अब मैं थोड़ा गर्मी चर्बी पे भी आ रहा हूं, क्योंकि और देखिए संगीत रागी मुस्कुरा रहे हैं। गर्मी चर्बी, ये चुनाव में गर्मी उतर जाएगी, शिमला बना देंगे, और ये लखनऊ का लड़का हत्या करवा रहा था, मतलब इसमें एक पैटर्न दिखाई देता है, और वो ये कि आप सारा का सारा फोकस कैराना, मुजफ्फरनगर, हिंदू मुस्लिम पे कर रहे हैं। क्लियर है ना एकदम, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जब जब ये कोई एक्शन करते हैं तो उस पर हमारा रिएक्शन हो। जब इनके नेता, इनके कैंडिडेट, इनके सपोर्टर्स ये बोलेंगे कि हिंदू गर्दी चल रही थी 5 साल, हाँ, जब इनके नेता, इनके जो सपोर्टर्स हैं ये बोलेंगे कि जाट मुंह में हम घुस भर देंगे, जब इनके नेता ये बोलेंगे कि बहुत चर्बी चढ़ रही है, चर्बी उतार दूंगा, तो आप क्या बोल रहे हो? आप क्या सोच रहे हो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग बैठे हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदू गर्दी कर रहे हैं ये लोग 5 साल से, हाँ, हिंदू अगर अपनी आस्था को अब अच्छी तरीके से सम्मान दे पा रहा है आज की तारीख में, तो हिंदू गर्दी हो गई? रफीक अंसारी कहना क्या जा रहे हैं, ब्लू व्हाइट बॉय ऑफ अखिलेश यादव जी, कि हिंदू अगर आज अपना पूजा पाठ, कर्मकांड अच्छी तरीके से कर ले रहा है तो हिंदू गर्दी होती है? ये पहले कौन सा हो रहा था? मुस्लिम गर्दी हो रही थी? ये कौन सी भाषा होती है? जयंत चौधरी जी कहते हैं चर्बी बहुत चढ़ रही है, चर्बी उतार दूंगा। कौन सी चर्बी की बात कर रहे हैं साहब? अच्छा, ठीक है। कौन सी चर्बी की बात कर रहे हैं ये? तो अगर ये हिंदू गर्दी की बात करेंगे, जूही जी बोलिए, जूही जी आपकी आवाज आ रही है शायद, आप बोलिए। तो हमें भी आ रही है, चुप कराइए। हाँ बोलिए जी, पहली बात तो माना निहायत दुखद है कि पैनल पर हम लोग हिंदू चर्बी, सिख चर्बी, मुसलमान चर्बी, मानव की चर्बी, जानवर की चर्बी, इस तरह की बातें करते हैं। अनिला जी मुद्दों पर बात कर लीजिए, बेरोजगारी पर बात कर, महंगाई पर बात कर लीजिए, और मुझे यहाँ बैठकर धमकाइए मत। चंद दिनों की सरकार है, बहुत दिन से हम सुन रहे हैं, 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री ठोक दूंगा, मार दूंगा। अरे आप होते कौन है लोगों को उत्तर प्रदेश की बताने वाले? कल आपकी वित्त मंत्री कह रही थी ना, यूपी टाइप ऑफ क्वेश्चन, और हिम्मत हो अनिला सिंह को जाकर वित्त मंत्री से पूछिए, आप उत्तर प्रदेश की कहती हैं कि आपने वोट इज यूपी टाइप ऑफ क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के लोग मजाक सुनने के लिए और मजाक बनाने के लिए नहीं है, और योगी आदित्यनाथ की भाषा आपके लिए स्वीकार्य होगी, किसी भी व्यक्ति की जो लोकतंत्र में रहता है उसके लिए अस्वीकार्य है। आप मुझे मत बताइए कि चर्बी किसको चढ़ी, मोटा कौन हुआ, बता कौन लाया आपको? आपके रोजगार आयोग में कितने आए? और आपने स्पष्ट कहा कि हत्या करने वाले लड़के तो नालायक और असंभव है। 5 साल तक कौन है क्या? अपने गुनहगारों को बचा रहे थे क्या? गुनहगार करने वालों इस देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मस्जिद से नीचे एक कदम रखा जाता है, वो लोग आज ये बताएंगे उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होता है, विकास हमने करके दिखाया। अनिला जी एक सेकंड, अनिला जी एक एक करके, 1 बाय 1, कुछ समझ नहीं आ रहा, एक एक करके 1 बाय 1, ऑलराइट। जूही जी, जो एक सेकंड, अनिला जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। जूही जी, लेकिन ये जो चर्बी आप कर रहे हैं, ये तो जयंत चौधरी ने शुरू किया है। योगी आदित्यनाथ ने गर्मी की बात की थी, चर्बी उतार दो, ये तो जयंत चौधरी ने शुरू किया, आपके नेता ने। अब अगर इस भाषा पर बात आई गई है तो कोई कम नहीं है इसमें। जूही जी, तो 5 साल से बर्दाश्त की जाती है, जिस भाषा पर जो बात करते हैं उसकी भाषा में हम जवाब भी देंगे। चुनाव हम जन सरोकार कोशिश हमारी यही रहती है। जूही जी एक सेकंड, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, मैं उसे ठीक कराने की कोशिश कर रहा हूं। पंकज श्रीवास्तव, पंकज, ये गर्मी चर्बी, लखनऊ का लड़का हत्या करवा रहा था, चुनाव में हो क्या रहा है पंकज आपके हिसाब से? चुनाव में यही हो रहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, 5 साल से शासन जिन्होंने चलाया है, या जो डबल इंजन की सरकार है, उसने जनता के मुद्दों पर इस कदर एक असफल सरकार चलाई है कि उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। आज इसी उत्तर प्रदेश में एक ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना लोग मर गए, तड़प तड़प के मर गए। महंगाई का आलम यह है कि जो गैस सिलेंडर है, जो कभी 400 का बिकता था, आज 1000 का बिक रहा है। हर जिले में उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी के सवाल पर लाठी खा रहे हैं। डीजल, जो किसानों की रीढ़ की हड्डी के लिए महत्वपूर्ण है, उसका दाम आज 90 के पार चला गया है। हकीकत यह है कि ये साल में 6000 रुपया देते हैं और प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपया इन्होंने किसानों से खींच लिया, उसकी कृषि लागत बढ़ा दी है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट इन्होंने लागू करने का वादा किया था,
उसको इस तरह से लागू किया जो मेन फॉर्मूला था C2 + 50%, यानी जिसमें भूमि का किराया या जो मजदूरी लोग करते हैं, किसान जो उसमें काम करते हैं, उसका श्रम की भी कीमत जोड़नी थी, उसको बिल्कुल नहीं जोड़ा। MSP इन्होंने 2017 में कहा था कि आलू और प्याज और लहसुन पर भी देंगे, और आज स्थिति यह है कि MSP के नाम पर साल भर किसान बैठा रहा। आज जिन्हें ये हिंदू हिंदू कर रहे हैं, हिंदू गर्दी और क्या क्या भाषा ला रहे हैं, चर्बी ला रहे हैं, इससे भी नहीं, एक सेकंड पंकज, 1 सेकंड पंकज, 1 सेकंड। हिंदू गर्दी अनिला सिंह ने नहीं बोला है। अनिला सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का एक वीडियो वायरल है, आपने देखा होगा ट्विटर पर, वही कह रहे थे हिंदू गर्दी उतार देंगे, बहुत हिंदू गर्दी मचा रखी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का वीडियो है, भाषा हिंदू गर्दी, जो भाषा, जो गर्मी उतारने की, चर्बी उतारने ने किसने कहा? मैं बात क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि बात किसने क्या कही। सवाल है कि पूरे उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी विमर्श का मुद्दा क्या है? 700 किसानों की इन्होंने बलि ले ली, इन्होंने लखीमपुर में पंकज, फिर तो आपको सबको लपेटना पड़ेगा ना, फिर तो आपको सबको घेरना पड़ेगा। गर्मी का जवाब चर्बी से, चर्बी का जवाब फिर गर्मी से, और उसके बाद अब तो मायावती ने भी यह मुद्दा उठा दिया। पंकज एक सेकंड, मायावती ने भी कह दिया समाजवादी पार्टी के राज में मुजफ्फरनगर से पलायन हुआ, मायावती ने भी मुद्दा उठा दिया मुजफ्फरनगर का। जो भी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो चुनाव को मूल मुद्दों से भटका रहे हैं, और इसमें दोनों शामिल हैं। मैं आपसे यही बात कहने चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मुद्दों पर बात हो, किसानों के मुद्दों पर बात हो। जो घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया था 2017 में, संकल्प पत्र, उस पर बात हो। इन्होंने कहा था कि 12 लाख नौकरियां हर साल देंगे, और जाकर विधानसभा में खुद बोला है इन्होंने कि 5 साल में 4.5 लाख नौकरियां दी। कहां गए 70 लाख रोजगार? कहां है महंगाई की मार? बहुत हुई महंगाई की मार, कहां गया वो नारा? और इन्होंने कहा था आय दोगुनी होगी किसानों की। आज हालत यह है कि उनकी 10 गुना लागत बढ़ चुकी है, और वो खून के आंसू रो रहे हैं, उस पर इनके पास जवाब नहीं है। इसलिए लोग चाहते हैं कि गैर जरूरी मुद्दों पर इसी तरह की बहस होती रहे, गाली गलौज होती रहे, और जनता को विभाजित किया जाए। ओके, ऑलराइट। सतीश प्रकाश, मायावती ने भी आज मुजफ्फरनगर का मुद्दा क्यों उठाया भाई? अगर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप बीजेपी पर लग रहा है, फिर तो वही आरोप मायावती पर भी लगेगा। क्यों याद दिला रही है 2013 के दंगे कहकर के समाजवादी पार्टी के राज में पलायन हुआ था वहां से? नहीं, पलायन की कोई बात हम यही हम बताना चाह रहे हैं मानक जी, यही हम देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति का दुर्भाग्य देखिए कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के साथ किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। और देखिए, बीजेपी 2022 को जानबूझ करके 2017 सिद्ध कर रही है। 2012 से लेकर के 2017 के बीच में ये सच है कि अखिलेश जी की सरकार कानून व्यवस्था के तमाम आरोप लगे उनके ऊपर, तो बीजेपी ने बाकायदा वोट ले लिया। कानून व्यवस्था को मुद्दा बना करके, कानून व्यवस्था को सुधारने का वादा करके आप वोट ले चुके। लेकिन आप मुझे बताइए कि 2017 से लेकर के आज 5 साल हो गए, आपने कानून व्यवस्था खराब क्यों है? अब हिंदू मुस्लिम झगड़ा है लोगों के बीच में। आज देखिए, सुनिए, आज ये मुजफ्फरनगर कहलाने का मुद्दा नहीं है। आपने घर घर में लोगों के अंदर इतनी आग लगा देंगे कि बाप बेटे से पूछेगा। ये नेता तमाम वोट लेकर के चले जाएंगे, जब ये 10 मार्च बाद परिणाम आएंगे तो घर घर में लोगों के बीच में लड़ाई होगी। मेरा कहना यह है कि देखिए, इस बात को लेकर के आज अखिलेश जी के ऊपर जो जिस तरह की भाषा योगी जी ने जो कही है, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन इस भाषा के पीछे कहीं ना कहीं जो है अखिलेश जी खुद जिम्मेदार है। पिछले 6 महीने से तमाम विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि बीजेपी की नाकामियों को उजागर किया जाए, और जनता चाहती है कि तमाम जो किसान विरोधी बातें हैं, जो रोजगार की खामियां हैं, आपने 69,000 लोगों में जानबूझ करके दलित और ओबीसी के 17,000 पदों के ऊपर आपने वो खा गई सरकार, अपने लोगों को लगाया, आरएसएस के लोगों को लगाया। और बहुजन समाज पार्टी जिस दिन सरकार में आएगी, हमने कह दिया कि तमाम इस 5 साल में हुई जो भी नियुक्तियां होंगी उसकी न्यायिक जांच कराएंगे, एक एक नियुक्ति की न्यायिक जांच कराएंगे। या आपने कहां घोटाले किए और कहां लोगों को किस किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया है। मेरा मानना यह है मानव जी, अभी भी समय है हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपको ना भटकाया जाए। बीजेपी की जो तमाम खामियां हैं, जो तमाम नाकामियां हैं, उनको उजागर किया जाए। ओके, ऑलराइट, एक सेकंड सतीश, एक सेकंड, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मायावती ने आज 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा उठाया ना, आपने अगर उनका भाषण सुना हो अपनी वर्चुअल रैली में, उन्होंने सीधा सीधा कहा समाजवादी पार्टी के राज में गुंडा राज था,
उसके शासन में दंगों को हवा दी गई। मुजफ्फरनगर दंगों के पीछे सपा का हाथ था और सपा के कामों से सिर्फ एक ही पार्टी को फायदा होता है। दंगों का मुद्दा मायावती ने उठाया। देखिए तमाम संचार के जो साधन है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, वो सपा सरकार की नाकामी थी। किसी भी सरकार के कार्यकाल में अगर कोई जातीय हिंसा होती है, कोई धार्मिक हिंसा होती है, वो सरकार की नैतिक अरे नाकामी नहीं है सतीश, बचिए मत इससे। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूं। ये उसके राज में कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने भाषण नहीं सुना फिर से बता देता हूं। सपा के राज में गुंडा राज था, उसके शासन में दंगों को हवा दी गई। मुजफ्फरनगर दंगों के पीछे सपा का हाथ था। मेरी बात तो सुनो। नहीं 100% जिसकी सत्ता है उसका हाथ होगा ना। देखिए कोई भी अपराध, आज उत्तर प्रदेश में अपराध क्यों नहीं खत्म हुआ? उत्तर प्रदेश में अपराध इसलिए नहीं खत्म हुआ कि अपराधियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। उनको कहीं ना कहीं योगी जी की जांच के लोग कैसे सुरक्षित रह जाएंगे? हाथरस में योगी जी की जांच के लोगों ने दंगाई बोलने से क्यों बच रहे हैं सतीश? दंगाई बोलने से क्यों बच रहे हैं? सपा ने किया, सपा ने यही गलती की। हम ये कह रहे हैं सपा की नाकामी थी, सपा की सरकार की, सपा की नाकामी थी। अरे नाकामी नहीं थी, आप बच रहे हैं सतीश। एक सेकेंड, मायावती तो कह रही है सपा का हाथ था दंगों के पीछे, आप कह रहे हैं नाकामी थी। देखिए सुनिए, दोनों में फर्क है। कोई सुनिए मानव जी, सुनिए 24 घंटे में उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को हम सुधार देंगे। अपराधी को मालूम है। संगीत रागी और आशुतोष, ऑलराइट, ओके समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। धार्मिक संरक्षण नहीं मिलता। कोई भी अपराधी होगा, किसी भी जात का होगा, किसी भी धर्म का होगा। ओके संगीत रागी और आशुतोष, ऑलराइट, ओके सतीश, ओके ऑलराइट। मैं समझ रहा हूं टीवी पर वो बात आप दोहराना नहीं चाहते। मायावती ने जो संदेश देना था वो दे दिया। संगीत रागी, गर्मी चर्बी, लखनऊ का लड़का, फिर अब मायावती भी मुजफ्फरनगर दंगे याद कराने पे आ गई। ये हो क्या रहा है संगीत रागी? देखिए अनक जी, मुजफ्फरनगर का दंगा सिर्फ एक घटना नहीं थी, वह इस बात का इशारा था कि जिस जगह पर मुस्लिम डोमिनेट करता उस जगह पर मुस्लिम समाज की जो राजनीतिक प्रतिक्रिया होती है वो कैसी होती है, कैसी दबंगई होती है, कैसे लोग किन किन चीजों को उनको झेलना पड़ता है। कहना उसी का एक प्रतिस्फोटन था। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई कोई विमर्श नहीं होता है, सही विमर्श नहीं होना चाहिए। यह भी बताते चलते कि क्यों कमलनाथ जो है वो जो है मध्य प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों के बीच कह रहे थे कि जाकर के 90% निकल करके वोट कीजिए, नहीं तो हम हार जाएंगे। राजीव गांधी जब ऐजवाल की सभा करते थे तो गए थे, तो उनकी बड़ी एक फोटो तस्वीर वायरल हुई थी। उस समय वायरल का जमाना नहीं था, बट कई पत्रिकाओं में वो छपा था जीन्स और टी शर्ट में, कि उन्होंने कहा था कि जब हम यहाँ पर चुनाव जीतेंगे तो बाइबल के अनुसार शासन की स्थापना करेंगे। आर्क बिशप का पत्र जो है वो जारी हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहा है। तो कि यह क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है? आप ये कहते हैं कि चुनाव का एक बड़ा गरीब विमर्श हम देखते हैं, और इस चीज को आप भी इसको फैलाते हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप इससे जरा सोचिएगा कि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों समाज जातियों में बटे हैं, लेकिन जब हम चुनाव किसी कंस्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो वहां कहते हैं ब्राह्मण इतना है, वैश्य इतना है, क्षत्रिय इतना है, गुर्जर इतना है, जाट इतना है, राजपूत इतना है, और मुस्लिम इतना प्रतिशत है। तो आप मुसलमानों को एक मोनोलिथिक कैटेगरी मान करके आप उसको गोलबंद करने की राजनीति करते हैं, और ये मान करके चलते हैं कि हिंदू समाज तो बटा हुआ है। ये आप भूल जाते हैं कि जब मुस्लिम समाज माइनॉरिटी के नाम पर अपने आप को गोलबंद करेगा तो मेजॉरिटी अपने आप को मेजॉरिटी के नाम पर गोलबंद करेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। सारी पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों के लिए क्या हुआ है, मुसलमानों के लिए क्या हुआ है, यही बात रट लगाया जाए। 19% की आबादी जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को विमर्श तय करने की कोशिश कर रहा है,
और सारी पार्टी सजदे कर रही हैं, तो क्या अच्छा, आपको मतलब लगता आप है ये कि कह रहे जो हैं पार्टी अगर भारतीय विपक्ष जनता मुसलमानों पार्टी के है, वो वोट लेने के 80% लिए राजनीतिक विमर्श को खड़ा ओके, नहीं आप ये करेगी? कह रहे हैं विपक्ष एक 10 मुसलमानों सेकंड के और। वोट लेने के लिए उनको एकजुट कर रहा है और बीजेपी का वोट तोड़ने 10 के लिए सेकंड हिंदू और। समाज को बांट रहा है, ये आरोप है आपका, इसीलिए 10 आप सेकंड हिंदू और। समाज को एकजुट मानक जी, करने की 10 कोशिश कर रहे हैं। मानक जी 10 सेकंड और, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा, 10 सेकंड और लूंगा। मानक जी 10 सेकंड मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए अजीत सिंह का ही ये बयान था, ये वीडियो सभी ने देखा है, आपने भी देखा होगा। वो मुलायम सिंह को ही दोषी ठहरा रहे थे मुजफ्फरनगर के दंगे के लिए। तो ये कहना वाजिब है, और चूंकि मैं स्वयं मुजफ्फरनगर दंगों का स्टडी किया था और गांव गांव घूम करके आया था, तो इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मुलायम उस समय अखिलेश यादव की सरकार ने हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ कुछ भी करने से मना किया। दिक्कत तो ये है कि जो उनके आजम खान थे, वो सारे सत्ता का नियंत्रण कर रहे थे और हिंदुओं के कई गांव भाग करके लोग रह गए थे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सितंबर में आई थी कि भाई विक्टिम तो हिंदू और मुसलमान दोनों हुए हैं, लेकिन जो कंपेंसेशन है वो मुसलमानों को ही क्यों, हिंदुओं को क्यों नहीं? ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। तो इससे पता लगता है कि मानसिकता क्या है। समाजवादी पार्टी की सरकार की मानसिकता ये थी कि हम यादव और मुलायम के कॉम्बिनेशन जो बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव ने प्रयोग किया था, उसका हम प्रयोग करके हम सत्ता में आ जाएंगे। 2017 के चुनाव ने उस मिथक को तोड़ दिया है। ये 2017 के चुनाव ने ये बताया कि हिंदू समाज यदि संगठित होकर के आता है तो माई कॉम्बिनेशन को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि यादवी समाज, ये सपा का जो समाजवाद है वो यादवी समाजवाद है। अच्छा, संगीत रागी, ओके, संगीत रागी एक सवाल और, ओके एक सवाल और, ऑलराइट, संगीत रागी एक सवाल और, उसके बाद आशुतोष के पास जाना है मुझे। मतलब आप ये कह रहे हैं 2013 के दंगों का मुद्दा 17 में आप जीत गए, 14 में आप जीत गए, उसके बाद 19 में आप जीत गए, मतलब ये कितने साल तक वो मुद्दा रहेगा? वैसे पूछ रहा हूं आपसे, कब तक रहेगा ये मुद्दा? ये देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है मानक जी। जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में शफीकुर रहमान बर्क जैसा व्यक्ति कहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज जो है वह इस्लाम के सांस्कृतिक और राजनीतिक अभ्युदय का स्वर्ण काल है, जब जिन्ना को आप ला करके खड़ा करते हैं, क्यों ऐसा खड़ा करते हैं? इसलिए खड़ा करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जिन्ना की बात करने से, तालिबान की बात करने से हमको मुसलमानों का एक वोट बैंक होगा। मैं समझ गया, ओके आशुतोष। यदि हिंदू अपने बात हिंदुओं की करने लगता है तो आपके पेट में दर्द क्यों शुरू हो जाती है? ऑलराइट आशुतोष, जो लोग कहते हैं 2013 को मुद्दा मत बनाओ, उनके पेट में दर्द हो रहा है, हो सकता है उसमें आप भी हो आशुतोष। नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे लगता है चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर जो कर्ज है वो 4.7 लाख करोड़ से बढ़कर 6.6 लाख करोड़ कैसे हो गया, ये चर्चा होनी चाहिए। चर्चा यह होनी चाहिए कि महंगाई दर जो 2.4% थी वो 6.1% कैसे हो गई। चर्चा यह होनी चाहिए कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो दरअसल बताता है कि इस प्रदेश के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट कितना है, वो 5 साल में 38% से घट के 33%। क्या मैं बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस बात का। 5% लेबर क्लास कम हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर, इस पे चर्चा होनी चाहिए। 6.92% 2017 में, वो कोविड के पहले उत्तर प्रदेश में 4.8 से हो गई। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 2.4% मार्च 2017 में, आज की तारीख में 4.2% कैसे हो गया, और अप्रैल 2020 में वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 21.5% क्यों था। ये वो मुद्दे हैं जो दरअसल इस उत्तर प्रदेश की जनता को ये सवाल पूछने चाहिए, लेकिन चूंकि इन सवालों के जवाब नेताओं के पास नहीं होते हैं, इसलिए वो कैराना को लेकर आएंगे, हिंदू समाज की बात करेंगे, मुस्लिम समाज की बात करेंगे, हिंदू गर्दी की बात करेंगे, ये सारी बातें करेंगे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति, 24 करोड़ लोगों में 24 करोड़ लोग हैं, प्रति व्यक्ति
20,000 रुपए का कर्जदार एक एक आदमी है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो लखनऊ की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि उत्तर प्रदेश 18 राज्यों में सबसे पिछड़े पायदान पे 18 में 18वें नंबर पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि हेल्थ सेक्टर में 19 राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे पिछली पायदान पे है। नीति आयोग जो केंद्र सरकार का है। इन मसलों पे चर्चा ना हो इसलिए कोई कहता है कि भाई इनकी चर्बी उतार दो, कोई ये कहता है कि हत्यारा बैठा हुआ है, कोई कहता है कैराना की बात करता है, कोई कहता है गोरखपुर की माफ करिएगा मुजफ्फरनगर की बात करता है। हम लोग अभिशप्त हैं ऐसे नेताओं को झेलने के लिए। और अगले 5 साल में मैं नहीं कहता जिसकी भी सरकार हो, ये जो घाटा है, ये जो कर्ज है, ये 6.6 लाख करोड़ रुपए बढ़ के 10 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे। और मरेगा कौन? तो 84% लोगों की आय घटी है पिछले सालों में। 84% लोगों की आय घटी है। इसका कोई रास्ता किसी सरकार के पास है, किसी नेता के पास है? क्या कोई नेता इस बारे में बातचीत करना चाहता? नहीं करना चाहता। इसलिए गृह युद्ध का माहौल बनाइए, हिंदू मुसलमान को लड़ाइए, अगले पिछड़े को लड़ाइए। मैं तो यह समझ नहीं पाता हूं कि लालू यादव को ही बार बार जंगल राज के लिए क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है, करप्ट कहा जाता है। मायावती को ही करप्शन के आरोप से क्यों नवाजा जाता है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को ही क्यों किया जाता है। क्या ऐसी कोई सोच इस देश के अंदर है कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, वो दरअसल एंटी सोशल हैं? अगर ऐसी कोई सोच है तो इसका जवाब इस समाज को खोजना चाहिए। बाकी लोगों ने क्या करप्शन नहीं किया इस देश के अंदर? क्या बाकी लोग गुंडागर्दी नहीं करते थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने जो संसद के अंदर रोए थे? तो अब ये सारे सवाल आज की तारीख में बेकार है। इनका जवाब हमें अब इस देश के नेताओं से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ये तय कर लेना चाहिए इस देश में। संगीत रागी बड़ी देर से उंगली उठाए हुए हैं, वो एकदम घात लगा के जैसे बैठे थे ना कि जैसे आप खत्म करेंगे एकदम जवाब देंगे। हाँ संगीत रागी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी लीडर को नहीं हाँ। मैंने तो एक सवाल खड़ा किया है कि उत्तर प्रदेश के हर आदमी के ऊपर 20,000 से ज्यादा का कर्ज है, इस पर डिबेट क्यों नहीं हो रही? हाँ संगीत रागी बोलिए। हाँ नहीं आशुतोष बिल्कुल क्लियर है, आपने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, ठीक है। हाँ संगीत रागी बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि उन नेताओं के संप्रदाय में मेरे मित्र आशुतोष भी कभी शामिल थे और उनके परम आदरणीय मित्र, परम श्रेष्ठ गुणी मित्र केजरीवाल भी उसी में शामिल हैं। दूसरी बात, जब 20,000 का बात की जाती है, दिक्कत यह है ना कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो पॉलिटिकल साइंस में उनकी ट्रेनिंग हुई है, उनकी मैथमेटिक्स में ट्रेनिंग नहीं हुई है। हम भी वही ट्रेनिंग में उसी जगह से हैं, तो उनको पता है कि एवरेज जो है ना, उसके आधार पर 20,000 रुपए का हर व्यक्ति पर दबाव का आकलन जो है वो अपने आप में गलत है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम एवरेज पढ़ाने लगते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि यदि 10 लोग के अंदर यदि उनके यहाँ 20,000 करोड़ रुपए का उन पर बोझ है, उन पर कर्ज है, उन्होंने बैंकों से ले रखा है, और उसको पूरे पॉपुलेशन में आप डिवाइड कर देंगे तो 20,000 करोड़ 20,000 आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सारी जनसंख्या पर वो 20,000 करोड़। अरे भाई लेकिन राज्य पर तो कर्जा है ना संगीत रागी, आप भी क्या तर्क दे रहे हैं? राज्य पर तो है, राज्य का मतलब राज्य सरकार पर है, सरकार का मतलब प्रदेश की जनता पर है, कर्ज तो है। देखिए उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया था, उस बात का जिक्र नहीं किया था। इसका एक और तर्क मैं देता हूं। कोई भी सरकार यदि लोन लेती है, कहीं से लेती है, तो लोन लेना अपने आप में गलत नहीं है। आप लोन किस पर खर्चा करते हैं? यदि लोन आप सफाई महोत्सव पर खर्च करते हैं तो वो अनप्रोडक्टिव जाता है, और यदि वही लोन जो है वो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ले जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ले जाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक आदमी जो है वो कार खरीदता है लोन पर, और वो कार यदि अपने चढ़ने के लिए ले रहा है तो और बात नहीं, संगीत रागी आपके इस तर्क के पीछे मंशा क्या है? आपका पॉइंट क्या है? मुझे पॉइंट बताइए आप। लोन नहीं रह जाता, पॉइंट क्या कह रहा है? पॉइंट क्या है आपका? बन जाता है। अरे आपका पॉइंट क्या है ये बताइए ना। आशुतोष ने जो कहा, आपने कहा ठीक है वो ऐसे 20,000 का कर्ज नहीं है, ठीक है चलिए मान लिया नहीं है, आपका पॉइंट क्या है? आशुतोष कह रहे हैं असल मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। नहीं मैं कह रहा हूं बात कीजिए ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं,
लेकिन फिर asatyahindu.com पर आकर के बुला करके एक तरफा 5 पैनलिस्ट को खड़ा करके बीजेपी की सरकार के खिलाफ अभियान भी तो मत चलाइए ना। और उसमें आप ये पूछ ले सकते हैं कि अच्छा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की क्या राय है, किसान कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं। अरे भाई, इस सारे लोगों को बुला करके आप किसी विशेषज्ञों से चर्चा कराते हैं ना। ओके, अब मैं समझ गया। मैं समझ गया संगीत रागी। 1 सेकंड। ओके, मैं समझ गया। आशुतोष, वही है संगीत रागी का पुराना पॉइंट, आप हिंदुओं को जातियों में बांटते रहिए, मुसलमानों को एकजुट करते रहिए, और आप भी वही कर रहे हैं आशुतोष। मानक, मैं अभी आपके संगीत रागी के नीचे पढ़ रहा था राजनीतिक विश्लेषक। मुझे नहीं मालूम था कि यह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। खैर, यह बात स्पष्ट हो गई कि यह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। मैंने बुनियादी सवाल खड़े किए। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज बैंकरप्सी, दिवालिया होने की कगार पे। जब कोई घर, कोई परिवार जब कर्ज में डूबता है और कर्ज नहीं दे पाता है तो उस घर की कुर्की हो जाती है। उत्तर प्रदेश के ऊपर 7.25 लाख करोड़ का कर्ज है। यह मामूली रकम नहीं है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच रही है। यह अगर ठीक होती तो इतना कर्ज नहीं होता। मैं चलिए इस फिगर को भी आप छोड़ दीजिए। मैंने कहा कि ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में 5% एम्प्लॉयमेंट था, वो कम हो गया। मैं बेरोजगारी की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं अगर बेरोजगारी का आंकड़ा दूंगा तो अलग फिगर होगी। संगीत रागी, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप खुद हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं, हिंदुओं को जातियों में बांटने के विपक्ष के प्रयास को समर्थन देते हैं, और मुस्लिमों को एकजुट रखने के विपक्ष के प्रयास पर कुछ नहीं बोलते। मुझे नहीं मालूम कि संगीत रागी हिंदू है या नहीं है, लेकिन मैं जरूर जानता हूं कि हिंदू धर्म के अंदर जातिवाद है, और उस जातिवाद को खत्म करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने किताब लिखी थी, और उन्होंने इसी जातिवाद की वजह से कहा था, मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं, हिंदू नहीं मरूंगा। यह बात उन्होंने 1927 में कही थी, और मृत्यु के कुछ समय पहले उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया था, बौद्ध धर्म हो गए थे। संगीत रागी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए, भाजपा के लोगों को जवाब देना चाहिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए, और बसपा के लोगों को जवाब देना चाहिए, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि क्यों बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान लिखा, वो हिंदू धर्म छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे, क्यों बौद्ध धर्म उन्होंने एक्सेप्ट किया? अनिला जी बोलिए। अनिला जी, आप समझ गए ना? अनिला जी, मुद्दा वहीं आकर घूम फिर कर वहीं आ गया है कि हिंदू मुस्लिम तो होगा। आशुतोष हालांकि कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं, सारे नेता लगता है हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम करने का आरोप आप पर और बाकी नेताओं पर भी लग रहा है। मैं सबके कारनामे बता रहा हूं आज। अनिला जी। जी बिल्कुल, मैं आशुतोष जी की बात को बहुत ध्यान से सुना, बहुत सारे आंकड़े इन्होंने सामने रखे। अभी रागी साहब को तो बता दिया भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, पता नहीं मैं क्या हूं, मुझे समझ में नहीं आता। ये आशुतोष जी स्वयं भी अपने बारे में बता दी कि किसके प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के, कि कांग्रेस के, कि बसपा के, किसके प्रवक्ता हैं। क्योंकि लगातार अगर सरकार के ऊपर प्रहार करेंगे या सरकार की तरफ से अगर कोई बोल देता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस पार्टी का प्रवक्ता है। प्रवक्ता मैं हूं, अधिकृत प्रवक्ता हूं। अभी आशुतोष जी ने ये नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में आए थे तो ये एक बीमारू प्रदेश था, थोड़ा गले हालत में मिला था हमको, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, पग पग पर अपराधी यहाँ पर पैर पसारे बैठे हुए थे। नोएडा में है स्टूडियो आपका मानक जी, मैं भी नोएडा में रहती हूँ। यहाँ के जो उद्योग थे ना, उन पर ताले लग गए थे। कोई रुद्रपुर जा रहा था, कोई गोवा जा रहा था, पर यहाँ पर नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उगाही हुआ करती। तो उगाही केवल गुंडे बदमाश ही नहीं, जो सरकारी तंत्र है ना, वो भी उगाही किया करता। परेशान होकर लोग यहाँ से जाने लगे कि यहाँ हमें धंधा नहीं करना है, काम यहाँ करना बड़ा मुश्किल है। अपहरण जो है इनका तो जो बना, बात क्यों नहीं हो रही? अनिला जी, आशुतोष वही तो पूछ रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ मुद्दों पे बात करिए मानक जी। मुझे प्लीज 10 सेकंड दीजिए। यहाँ 4:1 हो रहा है, 4:1 पे बैठी हुई हूँ, मेरा नंबर ही नहीं आता। 4:1 कहाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? 1 मिनट 1 सेकंड, नहीं, ये मत कहिए अनिला जी। 1 मिनट 1 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड मैं ले रहा हूं आपके इस आरोप का जवाब देने के लिए। 10 सेकंड मेरे। आपने कहा 4:1 बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं है, और वो इसलिए नहीं है, मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच है, डिबेट में भी। पंकज श्रीवास्तव की बात सुनिए, उन्होंने सबको घेरा। सतीश प्रकाश की बात सुनिए, उन्होंने सबको घेरा। हाँ, संगीत रागी आपकी तरफ बोलने के लिए बैठे हुए हैं। पंकज जी सतीश और प्रकाश आशुतोष, पंकज जी भी केवल भारतीय जनता पार्टी के विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि रागी साहब ने बिल्कुल ठीक किया है। क्योंकि तीनों के तीनों जो है केवल और केवल एक धर्म विशेष की वोट तो चाहते हैं, हिंदुओं को बांट कर चाहते हैं। जूही जी बोलिए। आशुतोष जी नहीं मानना चाहते, नहीं बताना चाहते हैं कि यहाँ पे 4 नए एक्सप्रेसवे बने।
नहीं बोलना चाहते कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, नहीं बताना चाहेंगे कि किसानों के लिए क्या क्या यहाँ पर कदम उठाए गए हैं, नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु इस प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। नहीं, अरे भाई बोलने दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? अरे वो यहाँ पर यहाँ पर शौचालय बना दिए, लाखों घर बना दिए, उसका जिक्र नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी ने कितने घर ओके, ऑलराइट, एक सेकंड जूही जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा। आशुतोष, अनिला जी आरोप लगा रही हैं आप अपने विश्लेषण में बेईमानी कर रहे हैं, आप 5 साल का हिसाब किताब नहीं दे रहे, पिछली सरकारों का भी ठीक रहा, आप बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। जब सत्ता पक्ष में बैठा हुआ कोई व्यक्ति मेरे बारे में इस तरीके की टिप्पणी करता है तो मेरा हौसला बढ़ जाता है, क्योंकि तब मुझे लगता है कि पत्रकारिता का काम सत्ता के साथ बैठकर जुगाली करना नहीं है। 2014 के पहले यही योगी आदित्यनाथ, यही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मेरी तारीफ करते थे, क्योंकि तब मैं केंद्र की कांग्रेस सरकार और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती की सरकार की तीखी आलोचना इसी भाषा में करता था। मैं इनके एक फैक्ट को मैं दुरुस्त कर देना चाहता हूं। बेंगलोर की जो थिंक टैंक संस्था पब्लिक अफेयर सेंटर जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के डेटा के आधार पर उसने कहा है 2016 में उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर था, 2019 में 18वें स्थान पर आ गया है, 2017 में 14वें स्थान पे था, 2018 में 14वें स्थान पे था, 2019 में 17वें स्थान पे था और 2020 में आज की तारीख में वो 18वें स्थान पर है। तो ये इस पर डिबेट होनी चाहिए। ओके, ऑलराइट, जूही जी बोलिए। ओके, जूही जी बोलिए, पे क्यों है? ओके, जूही जी बोलिए। मानक जी, मैं मुद्दों की बात करूंगी। HCL हम लाए, सैमसंग हम लाए, एक्सप्रेसवे हमने बनाया, अग्रस्त एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जमीन का अधिग्रहण हमने किया, अलाइनमेंट हमने किया। जिस एयरपोर्ट की बात ये करते हैं उसको हमने बनाया। कुशीनगर का एयरपोर्ट बनते ही इन्होंने बेच दिया। हर जिले में ये बात कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर। 2012 में जब हमारी सरकार आई तो सबसे पहले हमने ये रिकॉग्नाइज किया कि लॉ एंड ऑर्डर को तकनीक से जोड़ना जरूरी है। उसको ठीक करने के लिए डायल 100 हम लाए, 1090 हम लाए, 108 एम्बुलेंस, एम्बुलेंस IT सिटी, एकाना जिसमें योगी आदित्यनाथ बैठकर सब स्टैंडर्ड कौन बांटते हैं वो हमने बताया। संगीत राजनीति का प्रोफेसरशिप का क्लास नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उनके छद्म प्रवक्ता जो काल्पनिक रूप से रहते हैं, तो थोड़ा सा फैक्ट चेक करके अनिला जी को वैसे भी फैक्ट से कोई मतलब नहीं है। योगी आदित्यनाथ वो अपराधी मुख्यमंत्री हैं जिनकी कलम से आज उन्होंने मना किया था जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने थे कि उनको चार्जशीट नहीं किया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य कितने अपराधी मुकदमे उन पर लंबित है? आपके 99% प्रत्याशियों को कितने मुकदमे? 90 तो आपके पास ही है जो अपराधी मुकदमे आपने दिए हैं लोगों को टिकट ना। और हिंदू मुसलमान करने से उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान होगा नहीं, क्योंकि सामंजस्य है, सब लोग साथ रह रहे हैं। करियाना का पलायन सबसे पहले हुकुम सिंह ने शायद उठाया था, उसके बाद एक रिपोर्ट भी आई थी कि वो पलायन क्यों हुआ और कब से हो रहा था। शायद ये गूगल कर लेंगे राजी तो इनको पता लग जाएगा, बेहतर वो बता पाएंगे। उत्तर प्रदेश में विकास और उत्तर प्रदेश में काम हमने किया। हर जिले में ITI और पॉलिटेक्निक हमने बनाई। ओके, अनिला जी बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं पंकज और सतीश प्रकाश के पास। हमारे मुख्यमंत्री योगी एक सेकंड जूही जी 20 सेकंड और चाहिए, ले लीजिए। शिकायत बिल्कुल नाराज होकर मत जाइए, बहुत समय देता हूं, सबको देता हूं बोलने का। बोलिए। मैं फैक्ट बता रही हूँ। कस्टोडियन डेस्क में यूपी नंबर 1। पोषण मिशन जो हम लाए थे जिसमें गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को पौष्टिक खाना मिलता था, वो इन्होंने बंद कर दिया। अभी SDG के आंकड़े आए, गूगल के अचीवमेंट के आंकड़े, उत्तर प्रदेश सबसे नीचे पायदान पे। नीति आयोग के अकॉर्डिंग हेल्थ इंडिकेटर बता रही थी ना, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट किया है। तो कोरोना काल में देखा है हम लोगों ने, ना ऑक्सीजन मिल रही था, ना बेड, ना मुख्यमंत्री। ओके, अनिला जी बोलिए। कालाबाजारी। सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पर मानक जी, अभी इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के विषय में बहुत कुछ, शायद जूही सिंह जी को अच्छी तरीके से पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं दोबारा इनको याद दिला देती हूँ। योगी आदित्यनाथ जी को तो घेर कर आपकी सरकार थी और पुलिस प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल कर घेर कर उनकी हत्या करने का पूरा षड्यंत्र रचा था आपकी पार्टी ने। और जिस बालक ने उनको बचाने का प्रयास किया था उसको पकड़कर जीप में डाल दिया गया था, उसकी हत्या करा के उसको जला दिया था। उसके परिवार वाले कहते रहे थे हमें डेड बॉडी दे दो, पर नहीं, उस वक्त का जो पुलिस तंत्र था उसको जला डाला था। ऐसी है आपकी पार्टी की सरकार। दूसरी बात, आप यहाँ पर अपराधियों की बात कर रही हैं, आपके खुद के अध्यक्ष के ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं ना, उसके बारे में जरा सा बात कर लीजिए।
मनी लॉन्ड्रिंग का क्या चक्कर है, कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग करवा रहे थे? हाँ, मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं उसके बारे में भी जरा यहाँ चर्चा कर दीजिएगा। दूसरी बात, माफ करिएगा, हाल फिलहाल का मानिक जी जो इन्होंने अभी लिस्ट निकाली है ना, जो अभी हाल फिलहाल के कैंडिडेट्स की, जो क्रिमिनल कैंडिडेट्स है सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी 75% जो कैंडिडेट्स क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। दूसरे नंबर पे आरएलडी आती है, और जो जघन्य अपराधी वो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के हैं, तकरीबन 61%, और आरएलडी से है 52%। ये सच्चाई है। जो ये कहते हैं ना हिंदू गर्दी मचा रखी है 5 साल, हिंदू गर्दी का मतलब होता है अपराधियों के नाक में नकेल डाल रखी है। अरे ये एग्जैक्टली एक सेकंड एग्जैक्टली यही बात सतीश प्रकाश आज मायावती ने कही कि हमारे राज्य में अपराधियों की जगह जेल में है, और उसी तरह मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा भी उठा दिया। ये बीजेपी वाले मुद्दे क्यों उठा रही है बहन जी? नहीं, अरे भाई मानक जी, आज पहली बार हमने जो जिस तरह की बातें रखी हैं, सुनिए, हंसना पर मुजफ्फरनगर को लेकर के क्या कहा ना, मुद्दा को भटकाइए मत। हमने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था जो वर्तमान सरकार है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है तमाम निर्दोष लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगा करके, मुकदमे लगा करके उत्तर प्रदेश की जेलों को भरा रहा है। यही योगी सरकार है जिसने 2 अप्रैल के नाम पर, अपराध करने के नाम पर 1 लाख दलितों को घेर घेर करके जेलों के अंदर डाला है। ये योगी सरकार है। ये हमारा सवाल है, और इन मुकदमों की जांच कराएंगे हम, 100% जांच कराएंगे। चाहे का हिंदू हो या मुसलमान हो। मतलब सही है ना मायावती ने जो कहा हमारे राज्य में अपराधियों की जगह जेल में। मैं कह रहा हूं भाषा वही है, चाहे मुजफ्फरनगर दंगे हो या जेल वाली बात हो। योगी ने कहा था ना अपराधियों की 2 जगह है, या तो जेल में या फिर, बिल्कुल वही भाषा मायावती की, अपराधियों की जगह हमारे राज्य में जेल में होती है। आपने सुनिए, अरे भाई मानक जी, ये बीजेपी के शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। हम यही समझा रहे हैं, हम अखिलेश जी को भी यही समझा रहे हैं। जो अभी आशुतोष जी ने बोला है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जनमानस के मुद्दे पे होना चाहिए। अभी आपने देखे रागी जी से हिंदू का सवाल पूछ लो, अब वो 1 घंटा बोलेंगे। अगर उनसे 2 तथ्यों के सवाल पूछ लेंगे तो कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। और हिंदू मुस्लिम का मामला उत्तर प्रदेश से खत्म है भाई। अच्छा, ओके, ऑलराइट। पंकज, 1 सेकंड में आ रहा हूं। जूही जी सतीश प्रकाश का जवाब देंगी? बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मायावती भी समाजवादी पार्टी अखिलेश पर गंभीर आरोप लगा रही है, दंगे कराए और अपराधियों को संरक्षण, माफिया राज, गुंडा राज, वही सारे आरोप जो बीजेपी लगा रही है। जूही जी तो लगाने दीजिए ना, ये तो फैक्ट सबके सामने है कि दंगे किसने करवाए, और दंगे जिसने करवाए उनके केसेस योगी आदित्यनाथ ने वापस लिए। चिन्मया नंद जैसे लोगों ने जिनके ऊपर स्पष्ट बड़े गंभीर आरोप लगे थे, केसेस योगी आदित्यनाथ ने वापस लिए, और योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने केस वापस लिए। केशव प्रसाद मौर्य खुद एक एग्जाम्पल है। इन लोगों की फितरत और इन लोगों के जो नकाब पहनकर यहाँ बैठते हैं और हमें बताते हैं, वो उतर चुका है। हम तो कोरोना काल की बात करते हैं कि जब हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वाले मर रहे थे, जब ओके, ऑलराइट, ओके, पंकज को टाइम देना पड़ेगा मुझे। क्या कर रही थी, नोएडा में रह रही थी और बैठी थी, योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे थे वेस्ट बंगाल में, और ये रागी जी क्या कर रहे थे ये भी बता दें। पंकज श्रीवास्तव, ओके, पंकज, ओनली पंकज। जूही जी, ओके, ऑलराइट, 1 सेकंड, पंकज बोलिए। पंकज, मानक किसी संसदीय गणतंत्र में जब 5 साल बाद चुनाव होता है तो सीधी सी बात है 5 साल जो सरकार चली है उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है हर मोर्चे पर उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर नीति आयोग कहता है कि सबसे गरीब प्रदेशों में तीसरे नंबर पर नीचे से उत्तर प्रदेश है तो यह चिंता की बात है। अगर यहां पर 15 करोड़ लोगों को सरकार अपनी पीठ ठोक रही कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो दरअसल वो स्वीकार कर रही है कि इस उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग इस हैसियत में नहीं रह गए हैं कि जो अपना भोजन खरीद कर खा सकें। और जहां तक अपराधीकरण की बात है, ये सिर्फ 2-3 नाम क्यों लेते हैं, पूरे नाम बताएं, लिस्ट जारी करें। आखिर जौनपुर में वो कौन है माफिया जिस पर 25,000 का इनाम है, जो क्रिकेट खेल रहा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ, इसलिए कि वो सजाती है मुख्यमंत्री जी का। और ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मिले हैं जो खुलेआम कहते हैं कि मुझे खास यानी क्षत्रिय जाति में पैदा होने पर गर्व है। अरे भाई, साधु संत तो बोलते थे कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और
पड़ी रहे तलवार और क्या म्यान पड़ी रहे और तलवार का मोल पूछिए, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपनी जाति का गर्व पैदा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जाति किस तरह से महत्वपूर्ण है, और फिर कहते हैं हिंदू समाज को बांटा जा रहा है। अरे भाई, सुबोध कुमार सिंह जो इंस्पेक्टर था बुलंदशहर में, जिसकी लिंचिंग हुई, उसके हत्यारों को किसने सम्मानित किया? किस राज्य में हुआ वो? हाथरस में वो दलित बेटी जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसके बिना परिवार की इच्छा के जला दिया गया, वो किस प्रदेश में वो घटना हुई? गोरखपुर का वो जो मनीष गुप्ता हत्याकांड है वो किस प्रदेश में हुआ? वो तो कानपुर का व्यापारी वहां विकास देखने गया था, पुलिस ने उसको ठोक दिया। ये आपने पुलिस को भी अपराधी बना दिया है। और महोबा में इंद्रमणि त्रिपाठी जो वहां पर एक कृषर व्यापारी था, उसको आपने मारने पे मजबूर कर दिया। और वहां का जो IPS था मणिन्द्र पाटीदार, साल भर से फरार है। 32 इनके ऐसे विधायक थे जिन पे चार्जशीट है, ADR की रिपोर्ट है। पिछले संगीत रागी बोलिए, संगीत रागी, संगीत रागी। मानक पंकज जी को शायद बताने की आवश्यकता है कि इनके, हालांकि वो मात्र एक सांसद हैं, लेकिन परमानेंट गांधी परिवार के अध्यक्ष राहुल गांधी अपने आप को जनेऊधारी शिवभक्त ब्राह्मण कहते हैं। अपना पूरा कुल गोत्र बताते फिर रहे थे 2019 के चुनाव के समय। मजेदार बात है कि जब वो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते रहते थे तो वो ब्राह्मण गोत्र बताते थे, और जब केरला में मुस्लिम क्षेत्र में जाते थे तब उनका गोत्र बदल जाता था। पंडित नेहरू स्वयं अपने आप को पंडित लिखवाना बड़ा पसंद करते थे। कांग्रेस पार्टी ने जाति की राजनीति तो हमेशा की, ये कोई आज नई बात में है नहीं। सवाल ये है कि ये सही है, ये आदर्श स्थिति होती कि एक चुनाव के अंदर जो है वो मुद्दों पर बात होती, लेकिन क्या ये मुद्दा नहीं हो सकता क्या कि इमरान मसूद जैसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री की बोटी बोटी काटने की बात करता हो और वो समाजवादी पार्टी का एक हीरो और एक चेहरा बन करके खड़ा हो जाता हो? तौकीर रजा कहता हो कि हम हिंदुओं को इस पूरे धरती से खत्म कर देंगे, भारत की धरती से। तो क्या यहाँ देखिए, जितना राजनीतिक विषय इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑलराइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। संगीत रागी, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, लेकिन चलिए अच्छी बात तो है, हमने शुरुआत की थी चुनाव में कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे कैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन करीब 1 घंटे की इस चर्चा में हमने मतलब की बात भी की है, अर्थ के, जिनका कोई अर्थ है, आम लोगों से लेने देना, वैसे मुद्दे भी उठते हैं। यही खूबसूरती है। कितना भी कहिए आप कि असल मुद्दों की बात नहीं होती, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं हर पार्टी को, हर वक्ता को बोलने का मौका भी दें, अपने मुद्दे भी वो उठाएं और सब तरह के मुद्दे उठें, क्यों ना उठें। समाज है, हर पार्टी ये मानती है, और तो और जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी ये कहते हैं कि धर्म हमारे समाज की, हमारे देश की ऐसी सच्चाई है जिसके बिना हमारा अस्तित्व, इसकी चर्चा भी नहीं की जा सकती, तो धर्म तो चुनाव में आएगा और जातियां ये सच्चाई है, इससे भाग नहीं सकते। बहुत शुक्रिया खैर आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।